दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है, जहां अब्सोल्यूट मोनार्की से लिमिटेड गवर्नमेंट और फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक इवोल्यूशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पावर को लिमिट करना, राइट को प्रमोट करना और गवर्नेंस को रेगुलेट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का रिजल्ट है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस और प्रिंसिपल का सिंथेसिस देखने को मिलता है। सबसे पहले मेजर स्टेप था 1715 का मैग्ना कार्टा, जो कि इंग्लैंड में आया था, जिसमें किंग की पावर को फर्स्ट टाइम लिमिट किया गया और रूल्स ऑफ लॉ का कंसेप्ट डेवलप किया गया। इसके बाद 1789 का बिल ऑफ राइट, जो कि इंग्लैंड में आता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें फेडरलिज्म और जुडिशियल रिव्यू जैसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल पर रिव्यू फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को पॉपुलर बनाया। 20th सेंचुरी में रशियन रेवोल्यूशन 1719 में सोशलिस्ट आइडिया को प्रमोट किया और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ। इन सब डेवलपमेंट में मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फीचर्स शेप किया गया। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड ब्रिटिश रूल के लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन ग्रेजुअली वो इंडिया में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गई। जैसे जैसे कंपनी का कंट्रोल बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रॉब्लम भी इंक्रीज हुई, जैसे करप्शन, मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किए ताकि कंपनी को रेगुलेट किया जा सके और इंडिया में प्रॉपर गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो सके। चलिए बात करते हैं पहले एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला मेजर स्टेप था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। यह एक्ट 1773 में पास हुआ क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। बंगाल फेमाइन 1770 में सिचुएशन को और सीरियस बना दिया और कंपनी को ऑफिशियल करप्शन में इन्वॉल्व थी। इस एक्ट का एम था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव को रेगुलेट करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाना। इसके कॉन्सिक्वेंस में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश्ड हुआ, जिससे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ जब रेगुलेटिंग एक्ट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया और कंपनी पर इफेक्टिव कंट्रोल की कमी थी। इसका एम था डुअल कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करना, जिसमें कंपनी कमर्शियल फंक्शन हैंडल करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल मैटर कंट्रोल करे। इसका कॉन्सिक्वेंस में बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रांग हो गया। चार्टर एक्ट 1813 में आया जब कंपनी का ट्रेड मोनोपोली क्वेश्चन में आ गया था। इस एक्ट का मेन रीज़न था ब्रिटिश मर्चेंट का प्रेशर, जो इंडिया में फ्री ट्रेड चाहते थे। इसका एम था कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को एंड करना, एक्सेप्ट टी और चाइना ट्रेड, और इंडिया में फ्री ट्रेड अलाउ करना। इसका कंसिक्वेंस में ब्रिटिश ट्रेडर इंडिया में फ्रीली इंटर कर सके और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कंपटीशन बढ़ गया। चार्टर एक्ट 1833 में पास हुआ जब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई। इसका एम था इंडिया को एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना और कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म करना। इसके कॉन्सिक्वेंस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर्स सेंट्रलाइज्ड हो गई। चार्टर एक्ट 1853 में इंट्रोड्यूस हुआ जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन की डिमांड बढ़ रही थी। इसका एम था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट करना और सिविल सर्विस में मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट इंट्रोड्यूस करना। इसका कंसिक्वेंस में ओपन कंपटीशन का कंसेप्ट आया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन हुआ। 1857 रिवॉल्ट के बाद यह एक्ट 1858 में पास हुआ क्योंकि कंपनी का रूल फेल हो गया। इसका एम था कंपनी रूल को एंड करना और ब्रिटिश क्राउन के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल लाना। इसके कॉन्सिक्वेंस में गवर्नर जनरल को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में कंपनी रूल ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश को कॉन्टीन्यूसली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंडिया में पार्टिसिपेशन को मैनेज करना था। जैसे जैसे इंडियन नेशनलिज्म ग्रो हुआ,
वैसे वैसे क्राउन को नए नए एक्ट लाने पड़े ताकि अपनी पावर मेंटेन कर सके और इंडियन डिमांड को पार्शियली सेटिस्फाई कर सके। इसी वजह से 1858 के बाद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यह एक्ट 1858 में पास हुआ। 1857 रिवोल्ट के डायरेक्ट रिस्पांस में इसका रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी की फेलियर और रिवोल्ट के कॉज को एड्रेस करना। इस एक्ट का एम था इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में लाना और गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। इसके कॉन्सिक्वेंस में गवर्नर जनरल को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट क्रिएट हुआ, जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यह एक्ट 1861 में आया क्योंकि ब्रिटिश को लगा कि इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना जरूरी है ताकि फ्यूचर रिवॉल्ट को रोका जा सके। इसका एम था लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करना और इंडियन को लिमिटेड पार्टिसिपेशन देना। इसके कॉन्सिक्वेंस में नॉमिनेटेड इंडियंस मेंबर को काउंसिल में इंक्लूड किया गया और लेजिस्लेटिव प्रोसेस थोड़ा इंक्लूसिव बना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1992, यह एक्ट 1992 में पास हुआ जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और एजुकेटेड इंडियन ने रिप्रेजेंटेशन और रिफॉर्म की डिमांड बढ़ा। इसका एम था लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपेंड करना और डिस्कशन का स्कोप बढ़ाना। इसके कॉन्सिक्वेंस में मेंबर को बजट पर डिस्कशन और क्वेश्चन पूछने का राइट मिला, लेकिन वोटिंग पावर भी लिमिटेड थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, यह एक्ट 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन नेशनलिज्म और पॉलिटिकल प्रेशर के रिस्पांस में। इसका एम था इंडियन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना और मॉडरेट लीडर को सेटिस्फाई करना। इसके कॉन्सिक्वेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस हुए, जिससे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट हुआ, जो आगे चलकर इंडियन पॉलिटिक्स का डिवीजन का बेस बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यह एक्ट 1919 में पास हुआ जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिया ने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड और स्ट्रांग कर दी। इसका एम था ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट देना और प्रोविंसेस में पावर शेयर करना। इसके कॉन्सिक्वेंस में डायरेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें सब्जेक्ट को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लेकिन यह सिस्टम इफेक्टिव नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पीरियड का सबसे कम्प्रहेंसिव और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और वाइट पेपर के रिकमेंडेशन पर बेस्ड था। यह एक्ट 1935 में पास हुआ और इसका मेन एम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना, फेडरल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना। इस एक्ट ने प्रपोज किया कि इंडिया में एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगी जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट इंक्लूड होंगी। इसने सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस किया जहां सब्जेक्ट को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जबकि प्रोविंसेस में डायरकी को हटाकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जिससे प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया और मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति अकाउंटेबल बने। इस एक्ट ने बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल कोर्ट 1937 का इस्टेब्लिशमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 जैसे इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। गवर्नर और वाइसराय को स्पेशल पावर और डिस्क्रिशनरी पावर दी गई, जिससे ब्रिटिश कंट्रोल मेंटेन रहा और सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सपेंड किया गया, जिससे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हुआ। इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि इंडियन लीडर को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिला और यह एक्ट लेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स और ब्लूप्रिंट बना। लेकिन इसकी लिमिटेशन जैसे फेडरल स्कीम का फेल्यूर, एक्सेसिव पावर ऑफ गवर्नर जनरल और कम्युनल इलेक्टोरेट ने इस फुली डेमोक्रेटिक नहीं बनने दिया और फिर भी यह एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का एक क्रूशियल माइलस्टोन माना जाता है। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से नहीं बना, बल्कि धीरे धीरे डेवलप हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट पास किए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक, ताकि वे इंडिया को कंट्रोल कर सके। लेकिन इन एक्ट का मेन पर्पस इंडिया को पावर देना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश अपना कंट्रोल स्ट्रांग रखना चाहते थे। इसी वजह से इंडियन को लगा कि उन्हें अपना सिस्टम खुद बनाना चाहिए। इसलिए नेशनल मूवमेंट के दौरान डिमांड उठी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन खुद बनाए, जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन हो और जो सच में डेमोक्रेटिक हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक मेजर टर्निंग पॉइंट था,
जिसने इंडियन को एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट दिया, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। लेकिन यह एक्ट फुली डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल और ब्रिटिश अथॉरिटी के पास एक्सेसिव पावर थी। इसलिए इंडियन लीडर्स ने इस फ्रेमवर्क को बेस बनाकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड और स्ट्रांग किया। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यह सोचा गया कि यह काम सीधे लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव करें, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन सच में लोगों का हो। इसी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। इस आइडिया को सबसे पहले एम एन रॉय ने 1934 में दिया और बाद में कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया। धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस बात को मान लिया। पहले अगस्त ऑफर 1940, फिर ट्रिप्स मिशन 1942 और आखिर में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें इंडियन ने मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 9 दिसंबर 1946 से अपना काम स्टार्ट किया और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। इस प्रोसेस में 1935 एक्ट के प्रोविज़न को मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया गया, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू ऐड की गई। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ और 26 नवंबर 1950 से इम्प्लीमेंट हुआ।